नाउ द रिडक्शन ऑफ कार्बन, यहां से अपने को क्या मिला है, कार्बोनेट से जिंक ऑक्साइड मिला था। जिंक ऑक्साइड को हमने कार्बन से रिड्यूस कराना है, कार्बन से रिड्यूस कराया तो देखिए जिंक अलग हो जाएगा एंड कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। दिस इज द इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल। अब ये मेटल अपने को मिल चुकी है जो इस स्टेप में आएगी और इसका रिफाइनिंग करेंगे, फिर अपने को प्योर मिलेगा। रोस्टिंग की बात करते तो रोस्टिंग में हमने कौन सा लिया था, लेड ऑक्साइड को कार्बन से रिड्यूस कराया तो मिल गया लेड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इस तरह से इसका रिडक्शन हो चुका है। अब एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट आती है, रिडक्शन बाय कार्बन या एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से क्यों किया जाता है, तो देखिए कार्बन इज अ चीप रिड्यूसिव एजेंट, लेकिन ये मेटल को कॉन्टामिनेटेड कर देता है। एल्यूमिनियम इज कॉस्टली एंड हाईली रिएक्टिव मेटल, तो ऐसे ऑक्साइड्स जिनका रिडक्शन कार्बन नहीं कर पाता है उसके लिए हमें एल्यूमिनियम की ज़रूरत पड़ती है। एल्यूमिनियम की ज़रूरत किस किस में पड़ेगी, स्पेशली मैग्नीज ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड। मैग्नीज ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड के रिडक्शन को हम एल्यूमिनियम के थ्रू कराते हैं। एल्यूमिनियम के थ्रू रिडक्शन कराया तो बनेगा हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीज। सिमिलरली अगर हम क्रोमियम ऑक्साइड को भी कराएंगे एल्यूमिनियम से तो यहाँ पर बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस क्रोमियम। So important point is here कि those metal which cannot reduce by carbon we are using aluminium. एल्यूमिनियम से रिड्यूस कराने के दौरान एक खास चीज होती है दैट लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, यानी ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। तो इस रिएक्शन, इस हीट को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन में यूज किया जाता है और उस रिएक्शन को अलग से स्पेशल नाम दिया गया है, इट्स अ थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट reaction. So thermite reaction is a reaction in which metal extract by aluminium from its oxide, and during this process a large amount of heat is released. आप इस चीज को कभी नोट कर लिया कीजिए, कुछ चीजें मैं बोर्ड पे नहीं लिखती हूँ, जिसको आपको बोलती हूँ उनको आपको लिख लेना चाहिए। सो थर्माइट रिएक्शन के बारे में लिख लीजिए। थर्माइट रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच मेटल रिड्यूस बाय एल्यूमिनियम पाउडर टू गेट मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, एंड दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और थर्माइट रिएक्शन स्पेशली रेलवे ट्रैक को रिपेयर करने के लिए यूज की जाती है। ध्यान दीजिए रिएक्शन को। Fe2O3 इज आयरन ऑक्साइड जो रेलवे ट्रैक में प्रेजेंट है। यहां पर एल्यूमिनियम हमने यूज किया, फॉर्म हो गया Al2O3 प्लस आयरन, फॉर्म हो गया Al2O3 प्लस आयरन। अब इस आयरन के जैसे ही आयरन रिलीज हुआ, अ हाई अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, और ये हाई अमाउंट ऑफ हीट क्या करती है, इस आयरन को मेल्ट कर देती है और उसको फिर बेल्डिंग होने में हेल्प कर देता है। सो थर्माइट रिएक्शन में हम किसी भी ऑक्साइड से मेटल एक्सट्रैक्ट कराते हैं, रिड्यूस कराते हैं बाय यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर, एंड दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस वजह से हम इसको रेलवे ट्रैक वेल्डिंग में यूज करते हैं और इसको थर्माइट रिएक्शन को थर्माइट वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। So this is the very wide application which is used in metallurgy. यहाँ एक टर्म मैंने यूज कर लिया है मेटलर्जी। तो देखिए किसी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन और उसका रिफाइनिंग के कंबाइन को हम बोलते हैं मेटलर्जी। सो मेटलर्जी इज एक्चुअली दैट इन विच मेटल इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ओर एंड रिफाइंड, दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी। ठीक, आफ्टर दैट यहाँ पर हमारे पास इम्प्योर मेटल आ चुका है। इम्प्योर मेटल के बाद अब अपने को मिलाना है प्योर मेटल, एंड प्योर मेटल के लिए रिफाइनिंग प्रोसेस जो है वो सेम इलेक्ट्रोलिसिस मेथड जैसा ही यूज होने वाला है, जिसको मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगी। उसके पहले हाँ एक चीज और, यहाँ रिफाइनिंग और इसका रिफाइनिंग सेम तरीके से होने वाला है, इसीलिए हम कॉमनली डिस्कस करेंगे। यहाँ आने के बाद अब हम नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड ओर ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। कॉन्सेंट्रेटेड ओर ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल में हमारे पास कौन से हैं, सल्फाइड ओर है। इन सल्फाइड ओर को रोस्ट करेंगे, ऑक्साइड होगा, हीट करेंगे, इम्प्योर मेटल मिल जाएगा, एंड देन रिफाइनिंग करके प्योर मेटल।
अब मैं आपके पास डिस्कस करने वाली हूँ कॉन्सेंट्रेटेड ओर ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, इसमें जो सबसे पहले आ रहा है वो फर्स्ट एग्जांपल आ रहा है, दैट इज HgS, सिनेबार। सिनेबार देखिए सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर है तो हम इसका रोस्टिंग कर देंगे। रोस्टिंग किया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो ये बन गया HgO प्लस SO2 गैस रिलीज हो गई। HgO को हमने हीट कर दिया तो हमारे पास मिल गया यहाँ Hg, मर्क्यूरी निकल जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूप्राइट की या कॉपर ग्लास की, Cu2S, कॉपर ग्लास। कॉपर ग्लास का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे? सिनेबार का तो किया हमने, अब कॉपर ग्लास का कैसे करेंगे? देखिए कॉपर ग्लास को किया, कॉपर ग्लास Cu2S, सबसे पहले हमने इसको रोस्ट किया तो ये बन गया Cu2O प्लस SO2। लेकिन इस दौरान एक दिक्कत होता है, इस दौरान क्या होता है कि ये कॉपर सल्फाइड जो है वो पूरी तरीके से कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होता है, यानी इसकी कुछ क्वांटिटी कॉपर सल्फाइड की भी प्रेजेंट रहती है। ये मेथड इसीलिए 2 स्टेप में चली जाती है। तो इन स्टेप 1 हमने रोस्टिंग किया कॉपर ग्लास का, रोस्टिंग किया तो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई, लेकिन कुछ क्वांटिटी सल्फाइड में है और कुछ सल्फर डाइऑक्साइड में। स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में Cu2O और Cu2S ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और बन जाएंगे कॉपर प्लस SO2, कॉपर प्लस SO2। इस तरह से आपका ये मेटल कॉपर को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक चीज और, आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ हीट किया ये ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा? तो जब हम हीट करेंगे तो ये जो SO2 गैस यहाँ प्रेजेंट रहती है उसके साथ रिएक्ट करके वो SO3 में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस तरह से ये ऑक्सीजन भी निकल जाती है। तो इस स्टेप को अगर आप ऐसे डायरेक्टली भी लिखते हैं, हीट कर दिया और Hg आ गया, तो भी आपका करेक्ट रहेगा, अलग से ये स्टेप लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इस तरह से आपके पास हो गया है कि किस तरह से सिनेबार को आपने हीट किया तो आपको मर्क्यूरी मिल गया, और किस तरह से कॉपर ग्लास को किया हमने स्टेप 2 में आ गए तो हमें कॉपर मिल गया। ये वाली रिएक्शन का क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। स्टेप 1 में आप ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं तो स्लाइटली अमाउंट ऑफ सल्फाइड रहेगा, सेकेंड में दोनों आपस में रिएक्ट करके कॉपर बन गया। इस तरह हमारे पास मॉडरेट रिएक्टिव मेटल का रोस्टिंग करने के बाद इम्प्योर मेटल मिल चुकी है। नाउ वी आर डिस्कसिंग द लास्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड रिफाइनिंग, कि मेटल का रिफाइनिंग किस तरह से किया जाता है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल बेसिकली बहुत अलग अलग मेथड्स हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सटीक और वाइडली यूज होने वाली है दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में रिफाइंड की हुई मेटल 99.9% के आसपास अपने को प्योर मिल जाती है। सो लेट्स डिस्कस रिफाइनिंग। नाउ द रिफाइनिंग ऑफ impure matter. This is called electrolytic refining. इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, देखिए हम एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लेते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में हमने डाल दिया है एक इलेक्ट्रोड, एक मोटा इलेक्ट्रोड डालेंगे और एक थिन स्ट्रिप डालेंगे। जिस भी मेटल का रिफाइनिंग करना है उस मेटल के इलेक्ट्रोड लेंगे, सॉल्यूशन है। सपोज हम इस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के दौरान कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की रिफाइनिंग कर रहे हैं, यानी कॉपर का एक्सट्रैक्शन करेंगे, कॉपर को प्योर करेंगे। दिस इज द थिक स्ट्रिप जो ली हुई है हमने, दैट इज द थिक
strip of impure metal, impure metal, और हमने लिया हुआ है कॉपर यहाँ, and this is the thin strip of pure metal, हमने ली हुई है कॉपर। फाइन, टैंक के अंदर भर दिया है सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का, एक्वस सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, जिस मेटल को हम यूज करते हैं, जिस मेटल को प्यूरिफाई करते हैं, उसी मेटल का हमें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेना पड़ता है। एंड इलेक्ट्रोलिटिक को हम थोड़ा सा एसिडिफाइड करेंगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली पास हो सके। एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, एसिडिफाइड करने के लिए हम फ्यू ड्रॉप्स H2SO4 मिला देंगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन अच्छे से हो सके। इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट करेंगे बैटरी से। दिस इज एनोड, जो हमारी इम्प्योर मेटल है दिस इज एनोड, और जो प्योर मेटल है दिस इज कैथोड। याद रखिएगा, impure thick strip of impure metal act as anode and thin strip of pure metal act as cathode। and acidified copper sulfate solution लिया, जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा, डिसोसिएशन होना शुरू हो जाएगा, कॉपर +2 आयन प्लस SO4 -2 आयन, कॉपर +2 आयन एंड SO4 -2। अब देखिए क्या होगा, ये जो आपकी इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर मेटल में से कॉपर सॉल्यूशन के अंदर आना शुरू हो जाएगा। एनोड पर देखिए क्या रिएक्शन होगा, एनोड पर कॉपर कन्वर्ट होने लगेगा कॉपर +2 पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके शुरू होने लगेगा। इसका रीजन क्या होता है, सल्फेट आयन यहाँ प्रेजेंट है, एंड सल्फेट आयन की प्रेजेंस की वजह से ये जो कॉपर है ये कॉपर +2 आयन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। नाउ यहाँ से कॉपर +2 आयन का रिलीजन शुरू होता है, कॉपर +2 आयन सॉल्यूशन में आने शुरू हो गए। अब कैथोड पर क्या होगा, ये सॉल्यूशन पर जो कॉपर +2 आयन आए हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के बाद कन्वर्ट हो जाएंगे कॉपर में, यानी सॉल्यूशन में से 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के बाद यहाँ पे कॉपर कैथोड पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। सो एनोड पे आयन बनेगा और कैथोड पे कॉपर मेटल इकट्ठी डिपॉजिट होनी शुरू हो जाएगी। स्लोली स्लोली क्या होगा, आपका एनोड पतला होता जाएगा और कैथोड थिक होता जाएगा, और जो इम्प्योरिटी यहाँ प्रेजेंट रहेगी वो यहाँ नीचे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, जिसको हम एनोड मड के नाम से जानते हैं, एनोड मड, एनोड मड के नाम से जानते हैं। और इस एनोड मड में बहुत ही एक्सपेंसिव मेटल्स अपने को मिल सकती हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम जैसी बहुत एक्सपेंसिव मेटल अपने को यहाँ मिल सकती हैं। सो एनोड मड इज एक्चुअली अपने को मेटल तो मिल ही रही है और साथ में एनोड मड के नाम पे हाईली एक्सपेंसिव मेटल भी मिल रही है। सो दिस इज वेरी गुड मेथड फॉर प्यूरिफाइंग द मेटल। इस तरह से कॉपर का प्यूरिफिकेशन भी हो गया है, एनोड मड भी अपने को मिल गया है, और 99.9% प्योर मेटल मिलने के बाद हम उसको डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। इस मेथड को बहुत अच्छे से लर्न करना है, रिएक्शंस ध्यान से करनी है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा तो प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करके उसको लेबलिंग करके और रिएक्शंस लिखना है। अब लास्ट में इस चैप्टर के अंदर सिर्फ बचा हुआ है कि आफ्टर मेटल जब प्यूरिफिकेशन हो गया तो मेटल का करोजन कैसे हो जाता है। मतलब ये सारा डायग्राम तो हमने कर लिया है, अब ऑक्सीडेशन तो पूरा हो गया है, लेकिन आफ्टर प्यूरिफाइंग मेटल इसके बाद जब वो यूजेस में आने लगती हैं, कभी एलॉय के फॉर्म में, कभी यूटेंसिल्स के फॉर्म में, तो उनका करोजन भी स्टार्ट हो जाता है। ये करोजन कैसे होता है और उसको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। नाउ द करोजन ऑफ मेटल। करोजन ऑफ मेटल।
करोजन हम जानते हैं कि मेटल जब एयर के कांटेक्ट में आती है, कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आती है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है, तो उससे उसके ऊपर करोजन शुरू हो जाता है। जैसे आयरन का करोजन इज़ वेरी कॉमन। आयरन को हमने देखा है कि अगर हम मॉइस्चर के कांटेक्ट में रख देते हैं तो उसके ऊपर रस्टिंग आना शुरू हो जाती है। एल्यूमिनियम के बर्तन इनिशियली तो बहुत शाइन करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका शाइन रिड्यूस हो जाता है। कॉपर के बर्तन को अगर बहुत दिनों तक पानी में रखा रहते हैं तो ग्रीनिश कलर की लेयर उसके ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से वो करोटेड हो जाता है। सिल्वर मेटल यूजली तो वाइट और शाइनी होती है, लेकिन जैसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है धीरे धीरे उसके ऊपर भी ब्लैक एंड लेयर आ जाती है। इस सब का रीज़न क्या होता है? तो corrosion is nothing. Corrosion is just like a eaten up of metal by the action of air, moisture and carbon dioxide. इसको हम corrosion बोलते हैं। एंड corrosion के रीज़न 3 ही हैं, जैसे मैंने बताया, एयर का अटैक यानी ऑक्सीजन का अटैक, वाटर का अटैक और कार्बन डाइऑक्साइड का अटैक। कभी कभी केमिकल्स के अटैक की वजह से भी ये करोटेड हो जाते हैं। इनके प्रिवेंशन को हम किस तरह से कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन की कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है या आयरन का करोजन क्या होता है। सो सी रस्टिंग ऑफ आयरन, इसके लिए कंडीशन हमारे पास होती है, एक तो वाटर का प्रेजेंस, ऑक्सीजन का प्रेजेंस और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस। आयरन जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, यानी एयर के कांटेक्ट में या मॉइस्चर के कांटेक्ट में कह सकते हैं, तो जैसे ही आया तो ये बन गया Fe2O3 डॉट x नंबर ऑफ H2O। इट मीन्स कि यहाँ x नंबर ऑफ मॉइस्चर हमारे यहाँ प्रेजेंट है, सो x नंबर कुछ भी हो सकते हैं जितना भी मॉइस्चर वहाँ प्रेजेंट है, एंड दिस इज द रस्ट। इसका कलर होता है ब्राउन। ये रस्ट क्या करती है? ब्राउन कलर की लेयर बनाती है और धीरे धीरे मेटल को खाती रहती है, और एक समय ऐसा आ जाता है जब पूरी तरह से अपना आयरन खत्म हो चुका होता है। सो करोजन इज एक्चुअली नॉट गुड। मेटल को धीरे धीरे फिनिश करना ही इसका काम है, तो इसलिए इसको प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आयरन हमारे डेली पर्पस में बहुत यूज़ होती है। सो प्रिवेंशन फ्रॉम रस्ट, रस्ट से प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं? बाय पुटिंग ऑयल, ग्रीस। ऑटोमोबाइल्स में डेली टू डेली ग्रीस लगाते रहते हैं, उनको ऑयलिंग करते रहते हैं ताकि उसके ऊपर रस्टिंग न की लेयर ना आए। सेकेंड, बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मीन्स जिंक कोटिंग होता है। जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जैसे ही एयर और मॉइस्चर का कांटेक्ट में आता है, आयरन जिंक उससे रिएक्ट करके बना लेता है जिंक ऑक्साइड की लेयर, जिसकी वजह से जो अंडरनेथ आयरन प्रेजेंट है वो बच जाता है ऑक्सीजन या मॉइस्चर की प्रेजेंस के अटैक से, और वो प्रोटेक्ट हो जाती है। सो गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड इन विच आयरन प्रोटेक्ट बाय द जिंक लेयर। थर्ड, by putting tin layer. Tin is again is more reactive than iron, तो टिन की लेयर भी आयरन को प्रोटेक्ट करती है और रस्टिंग होने से। इसके अलावा हम इसको एलॉय बनाकर भी यूज कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ या बाय मेकिंग एलॉयज। जैसे स्टेनलेस स्टील में रस्टिंग नहीं लगता है, क्योंकि उसके अंदर हम मेटल्स को मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से वो रस्टिंग होने से बच जाती है। तो इस तरह से ये फर्स्ट मेटल का करोजन हमने पढ़ा है, दैट इज आयरन। सेकेंड मेटल जिसका करोजन की स्टडी हमें करनी है, इट्स एल्यूमिनियम। तो देखिए एल्यूमिनियम किस तरह से करोट होता है। आपने देखा होगा घरों में एल्यूमिनियम के बर्तन जब हम मार्केट में देखते हैं तो बहुत शाइन करते हैं, लेकिन जब घर में देखते हैं तो कुछ समय के बाद वो ब्लैकन हो जाते हैं, यानी उसके ऊपर डार्क लेयर आ जाती है। इसका कारण क्या होता है? देखो, एल्यूमिनियम के ऊपर भी ऑक्सीजन का, एयर का या मॉइस्चर का अटैक होता है, और एल्यूमिनियम भी ऑक्साइड लेयर बना लेती है जो स्लाइटली ग्रे कलर की होती है। ये ग्रे कलर की जो लेयर है दैट इज हाईली इनएक्टिव,
बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करती है, फर्दर रिएक्शन नहीं करती है, जिसकी वजह से जो उसके नीचे वाला एल्यूमिनियम है वो नेक्स्ट करोजन से बच जाता है। तो एक्चुअली एल्यूमिनियम का करोजन अच्छा होता है। एल्यूमिनियम पुट दैट एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोटेक्टिव लेयर, जो उसके अंडरनेथ में एल्यूमिनियम बचा हुआ है उसको फर्दर करोजन से बचा लेती है। तो अगर आप बात करते हैं कि ऐसी कौन सी मेटल है जिसका ऑक्साइड लेयर या जिसका करोटेड लेयर उसके लिए प्रोटेक्शन का काम करता है, सो इट्स अ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो फर्स्ट करोटेड लेयर है वो उसके ही प्रोटेक्शन का काम करने लगती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दैट दैट करोटेड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एक्चुअली प्रिवेंट एल्यूमिनियम फ्रॉम फर्दर करोजन। इस चीज को समझने के लिए एक स्पेशल मेथड भी तैयार की गई है, दैट इज कॉल्ड एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बर्तन को उसके ऊपर स्पेशली एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर लगाया जाता है बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, जिस मेथड को हम एनोडाइजिंग मेथड के नाम से जानते हैं। सो एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस इन विच दैट एल्यूमिनियम substance या aluminium metal is prevent by putting the aluminium oxide layer by the electrolysis method of H2SO4। ये जो मेथड के थ्रू हम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की लेयर को और थिक कर देते हैं ताकि जो एल्यूमिनियम के बर्तन हैं वो और आगे फर्दर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलते रहें, एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। इसी वजह से हम जो कुकर है या डिफरेंट यूटेंसिल्स हैं वो एल्यूमिनियम के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर ऊपर से आता है वो उसको फर्दर करोटेड होने से बचाता है। तो ध्यान दीजिएगा, एनोडाइजिंग के बारे में आप नोट कर सकते हैं, इट्स अ प्रोसेस इन विच एल्यूमिनियम इज प्रोटेक्ट बाय द थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बाय इलेक्ट्रोलिसिस मेथड ऑफ H2SO4। इस तरह से आपका एल्यूमिनियम का भी प्रोटेक्शन हो जाता है एनोडाइजिंग करने से। ये क्वेश्चन भी आता है कि ऐसी कौन सी मेटल है जिसकी करोटेड लेयर उसको फर्दर करोजन से बचाती है। ऐसा एल्यूमिनियम है जिसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड बचाता है उसको फर्दर करोजन से। क्या आप ऐसी कोई दूसरी मेटल का नाम बता सकते हैं जिसका ऑक्साइड लेयर उसको फर्दर करोजन से बचा सकता है? इट्स एक्चुअली द जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का लेयर भी उसको फर्दर करोजन से बचाता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये जो लेयर्स हैं वो फर्दर मेटल के करोजन से उनको सेव करके रखती हैं। नेक्स्ट जो मेटल जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं वो है सिल्वर। देखिए सिल्वर क्या होता है। सिल्वर के गहने ज्वेलरी आफ्टर सम टाइम इट गेट ब्लैकन। द रीजन, सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद एयर। जब एयर से रिएक्ट नहीं करती है तो फिर कैसे ब्लैक हो रहा है? ये रिएक्ट करती है H2S से। तो सिल्वर react with H2S, it will give you the Ag2S plus hydrogen gas and this is black। या लिख सकते हैं ग्रे and this is silver, it's white। Ag2S, और इसको अगर हमें इसकी ब्लैक लेयर को हटाना है तो हम एसिड से ट्रीट कर सकते हैं। एसिड से ट्रीट करेंगे या नॉर्मल घर में सफाई भी करते हैं, ब्रश से सफाई साबुन लगाकर, तो उससे भी हमारी ब्लैकन लेयर हट जाती है। बट प्रॉपर ब्लैकन लेयर अगर आपको हटानी है तो इसको एसिड से ट्रीट कराना पड़ेगा। एसिड से ट्रीट कराएंगे तो आपको फिर से ये वाइट फॉर्म में मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी मेटल है जिनका करोजन होता ही नहीं है, तो वो है गोल्ड, प्लैटिनम, टाइटेनियम ऑल्सो। इनका करोजन नहीं होता है। आप देखिए गोल्ड को आप सालों साल ज्वेलरी के फॉर्म में पहने रहते हैं, लेकिन उसकी शाइन में या उसकी डिप्लीशन में कोई फर्क नहीं आता, बिकॉज इट डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली platinum also, platinum is highly protective metal, titanium is again highly protective metal। ये metals react नहीं करती हैं एयर के अगेंस्ट में, वाटर पे या कार्बन डाइऑक्साइड पे। ये चैप्टर अब आपका फिनिश होता है मेटल नॉन मेटल। इसको अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि आपके नेक्स्ट ईयर में 11th में भी ये चैप्टर कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे एज अ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो दैट्स वाई प्रिपेयर वेल। बेस्ट ऑफ लक।